नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमारी और साइंस टीचर। स्टूडेंट, हमने जो बातें की थी पिछली क्लास में, जो सीखा था, ग्राफ बनाने सीखे थे, कुछ गति के समीकरण के बारे में जाना था। स्टूडेंट, गति के जो समीकरण होते हैं वो कितने होते हैं? 3 गति के समीकरण होते हैं। जहाँ कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट समीकरण जो होता है, पहला होता है समीकरण, कौन सा होता है? v इक्वल टू द यू प्लस एटी। v इक्वल टू द यू प्लस एटी। सेकेंड जो समीकरण है वो कौन सा है? s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ठीक। उसके बाद थर्ड समीकरण है वो कौन सा है? v स्क्वायर इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस के 2as। अगर ऋणात्मक त्वरण हो, ब्रेक लग रही हो गाड़ी में, या चाल कैसी ऋणात्मक त्वरण हो या मंदन हो रहा हो, तो उसमें एक ही जगह कैसी आ जाती है? प्लस की। एक ही जगह क्या आ जाता है? माइनस का आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट? आपने नहीं समझा हो तो उस क्लास को जरा समझे अच्छे से, पिछली क्लास को समझे होगी। ये क्लास तभी समझ में आ सकेगी जब आपने पिछली क्लास को समझा होगा। पिछली क्लास देखी हो, समझी हो, जब समझेंगे। स्टूडेंट, इसमें जो u होता है, उस u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और v का मतलब होता है अंतिम वेग। आपको समझाया था मैंने। एज का मतलब जो होता है वो त्वरण होता है, और t का मतलब क्या होता है? समय होता है, और s का मतलब होता है दूरी या विस्थापन। क्लियर? मैंने क्या बोला कि u जो होता है वो किस लिए, u जो लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं? प्रारंभिक वेग के लिए। v जो लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं? अंतिम वेग के लिए। और t लिखते हैं समय के लिए। s या d दूरी या विस्थापन के लिए लिखते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब बातें करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की बातें करते हैं। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं। पेज नंबर, क्वेश्चन 1, पेज नंबर 118 जरा समझे स्टूडेंट। पहले जो क्वेश्चन है पेज नंबर 118 और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में है, या आपकी में इसमें कहा गया है किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ कैसा होगा वो बताना। यानी एक समान व असमान गति के लिए जो गति ग्राफ समीकरण पढ़ा था वो क्या पढ़ा था आपने? जरा समझे स्टूडेंट। इस पे लिया था हमने टाइम, और इस पे लिया था डिस्टेंस। क्या लिया था हमने? डिस्टेंस। क्लियर? इस पे लिया था हमने वहां टाइम, और यहाँ लिया था डिस्टेंस। स्टूडेंट, हमने एक समान गति के लिए जो ग्राफ पढ़ा था वो कैसा पढ़ा था? वो एक समान गति के लिए ग्राफ जो पढ़ा था वो कैसा पढ़ा था? एक सरल रेखीय। कैसा पढ़ा था? एक सरल रेखीय। क्लियर? जो ग्राफ होता है एक समान गति के लिए वो कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। क्लियर? कैसा होता है? सरल रेखीय। तो उसका आंसर जो हो जाएगा लिख देना आप। एक समान गति के लिए जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखीय गति होता है, और असमान गति के लिए जो ग्राफ होता है वो कैसा पढ़ा था आपने? ये आपने कुछ इस तरीका से पढ़ा था। क्लियर? वक्राकार। आपने समझे हैं? वक्राकार। क्लियर? एक क्लास जो भी समझ में आ सकेगी जब आप पिछली क्लास को देखा होगा, पिछले लेक्चर को समझा होगा। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में आप ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा होगा? असमान गति में लिखना वक्राकार ग्राफ होगा, इसका जो होगा सरल रेखीय ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बातें करते हैं। सेकंड जो न्यूमेरिकल है उसमें कब पूछा गया है कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकेंगे जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है? क्लियर? जिसका समय ग्राफ कैसा हो? समांतर है। जरा समझे। इस पे हमारा टाइम है, इस पे हमारा डिस्टेंस है। वो ये कह रहा है यदि किसी वस्तु की गति के लिए जो ग्राफ समीकरण वो कैसा है? मुख्य अक्ष यानी किसके समांतर है? एक्स अक्ष के समांतर है। आपने ग्राफ समझा हो, आपने जो ग्राफ समझा हो, तो मैंने जो वहां पे भी कहा था कि स्टूडेंट जब दूरी समय ग्राफ की बात हो, यदि ये समांतर है तो उसका जो ग्राफ होगा वो क्या बताएगा? जरा समझिए। मैं आपसे पूछूं इतने समय में दूर चली गई दूरी कितनी है? मान लो 10 मीटर है, इतने समय में भी 10 मीटर है, इतने समय में भी 10 मीटर है, और वहां पर भी ग्राफ समझाया था। तो ये किसको बताता है? विराम अवस्था को। मैंने बताया था ना, किसको बताता है? विराम अवस्था को। क्लियर? आपने पिछली क्लास को देखना, समझना, तभी समझ में आ सकेगा। यही समय अक्ष के समांतर है कौन? दूरी ग्राफ, दूरी समय ग्राफ समांतर है तो विरामावस्था को दर्शाता है। मैंने सिखाया था। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया किसी वस्तु की गति के विषय में आप कह सकते हैं जिसका चाल समय। अब ये कह रहा है दूरी समय ग्राफ नहीं, बल्कि क्या कह रहा है वो? चाल समय ग्राफ। क्या कह रहा है? चाल समय ग्राफ। टाइम, और इस पे क्या ले रहे हैं? स्पीड। इस पे क्या ले रहे हैं? स्पीड यानी वेग। स्पीड कह दो। जरा समझे। उसके बाद वो ये कह रहा है इसका जो ग्राफ है वो कैसा है? इसके समांतर है। जरा ध्यान दे। इसका मतलब ये हुआ कि इतने टाइम पे जो स्पीड है उसकी इतनी है, इतने टाइम पे भी स्पीड इतनी है, इतने टाइम पे भी स्पीड इतनी है, इतने ही टाइम पे स्पीड इतनी है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसको व्यक्त करेगा? एक समान चाल को। क्या करेगा? एक समान चाल को। क्लियर? समांतर है तो एक समान चाल को व्यक्त करेगा। तो इतने टाइम पे इतनी ही स्पीड है, इतने टाइम पे इतनी ही स्पीड, जबकि इसमें क्या था? इतने ही टाइम पे स्पीड नहीं है बल्कि डिस्टेंस इतनी ही दूर है, इतनी ही दूर है। यानी 2 घंटे में देखोगे 3 किलोमीटर है, 2 घंटे में देखो 3 किलोमीटर है, 3 घंटे में 3 किलोमीटर है, 4 घंटे में 3 किलोमीटर है, 5 घंटे में 3 किलोमीटर है। जो ग्राफ होगा विरामावस्था में समझाए थे।
आपने नहीं समझा, आप पिछली क्लास को देखोगे तभी समझ में आ सकेंगे। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। आपने समझा हो, मैंने एक फोटो बनाया था, आपको गति का समीकरण पढ़ाए थे, उसमें कुछ इस तरीका से बताया था, और यहाँ कुछ साइड भी दिया था। मैंने कहा था ग्राफ का नीचे का जो क्षेत्र होता है, ग्राफ का छायांकित भाग क्या बताता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 118 पे। ग्राफ का छायांकित भाग, ग्राफ का छायांकित भाग किसे बताता है, चली गई दूरी को। किसको, चली गई दूरी। क्लियर स्टूडेंट। ग्राफ का जो छायांकित भाग होता है, हमने गति के समीकरण जब निकाले थे, गति के समीकरण जब निगमन किया था, उसमें हमें कहा था कि जो ग्राफ का जो छायांकित भाग होता है वो किसको बताता है, चली गई दूरी को। क्लियर। किसको बताता है, चली गई दूरी को। जरा ध्यान तो समझ स्टूडेंट, ये ग्राफ का जो छायांकित भाग होता है और ध्यान रखना चली गई दूरी को या विस्थापन को बताता है। क्लियर। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है पेज नंबर 121, पेज नंबर 121। जरा फर्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। क्लियर। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं, जरा सुनो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें कहा गया है पेज 121 में, उसमें कहा गया कोई बस विरामावस्था चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था का मतलब है, विरामावस्था का मतलब है कि स्टार्टिंग वेग जो होगा u क्या होगा, 0 होगा, और टाइम कितना बता रहा है, 2 मिनट। टाइम जो होगा वो 2 मिनट होगा। 2 मिनट में सेकंड बनाओ तो कितने बनेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 60 की। क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। क्लियर। स्टूडेंट विरामावस्था की बात करें तो प्रारंभिक वेग क्या है इसका, 0, और टाइम कितना बता रहा है, 2 मिनट, मतलब हो गया 120 सेकंड। उसके बाद कह रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से। त्वरण कितना है, त्वरण को हम ए से लिखते हैं। त्वरण कितना दे रखा है, 0.1 मीटर पर सेकंड। उसका ध्यान रखना, ऐसे भी लिख दे, इसका इसकी पार मानस की दिखा दे, इसका मतलब होता है मीटर पर सेकंड उसके, या ऑब्लिक चिन्ह लगा दे तो ये भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड उसके। स्टूडेंट अब बातें करते, इसने कहा प्राप्त की गई 4, यानी अंतिम वेग पूछा है इसने, v पूछा है, v बराबर क्या, उसके बाद क्या पूछा है हमसे, तय की गई दूरी s बराबर क्या। क्लियर। s बराबर क्या। स्टूडेंट देखो हमें u दे रखी है, a दे रखी है, t दे रखी है, v पूछी है, तो इनमें कोई संबंध हो जरा समझे। इनमें कौन संबंध है, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, फर्स्ट फॉर्मूला काम करेगा, जरा समझेंगे। स्टूडेंट इसमें गति के फर्स्ट समीकरण से, गति के फर्स्ट समीकरण से क्या जानते हैं, v इक्वल टू द u प्लस at। v इक्वल टू द u प्लस at। v का मान हमें ज्ञात करना है। u का मान दिया है कि वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं है, कैसे, विराम में है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग वेग 0 है, और त्वरण कितना दे रखा है, 0.1, और टाइम दे रखा है 120। तो वेग कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 12, और 0 का ऐड करोगे तो 0। तो 120 की मल्टीप्लाई 0.1 में करोगे 12.0 है ना, तो मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं एस की। किसकी बात करते हैं हम, एस की। जरा समझेंगे एस की जो बात करेंगे उसमें हमें गति के कौन समीकरण लगाना है वो समझेंगे। क्लियर। तो हम एस के लिए किसकी बात करेंगे, चाहे तो ये समीकरण लगा दो या ये समीकरण लगा दो, दोनों में तो कोई से लगा सकते हैं। तो गति के थर्ड समीकरण लगा दें, गति के थर्ड समीकरण से। गति का थर्ड समीकरण से क्या जानते हो, गति का थर्ड समीकरण, गति का जो थर्ड समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू द u स्क्वायर प्लस के 2as। क्लियर। जरा समझे, v का जो मान निकला है 12 निकला है, पॉइंट लगाए मत लगा। u का जो मान है वो 0 है, और 2a का जो मान है वो कितना है, 0.1 है, और s का मान हमें ज्ञात करना है। तो 12 का स्क्वायर 144, और 0 का उसके 0, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 0.2 इंटू s। क्लियर। अब ये अपॉन में पहुंच जाएगी 0.2, और यहाँ s रह जाएगी, पॉइंट को हटाओ 0 बढ़ गया, आपने सीखा है। तो ये 2 से 7 टाइम्स, ये 2 से 21। क्लियर। तो s इक्वल टू द 720 मीटर कितना आ जाएगा, s इक्वल टू द 720 मीटर। क्लियर। क्या आ जाएगा, s इक्वल टू द 720 मीटर। क्लियर। स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है जरा समझेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। कितनी चाल बता रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। तो उसने दिया क्या है, यहाँ स्पीड जो स्टार्टिंग जो वेग है वो कितना है गाड़ी का, 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट ध्यान दें, चाल को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/28 गुणा करते हैं। मैंने बताया था किससे गुणा करते हैं, 5/28
28, इनकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो 28 से 5 बार कट गया, 5 की 5 में मल्टीप्लाई होगी 25 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारे पास जो यू हो गया वो कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कहा है कि इसने कहा गया है कि एक ये ब्रेक लगाने पर, वह ब्रेक लगाने पर जो त्वरण होगा वो मानस का होगा, जो गाड़ी की स्पीड घटेगी ना कि बढ़ेगी। कितना दे रखा है इसने त्वरण 0.5 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना मीटर लिखे हैं सेकंड के घात माइनस के 2 लिखे हैं, इसका मतलब प्रति का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के लिए कितनी दूरी तय करेगी, यानी विरामावस्था में आने के लिए, यानी अंतिम वेग कितना होना चाहिए 0। और वो पूछा कितनी दूरी तय करेगी, यानी अंतिम वेग क्या बता रहा है, वो 0, गाड़ी रुकना चाह रही है, रुकती है गाड़ी, तो उसका जो अंतिम वेग होगा वो कितना होगा वो बताना है। क्लियर, अंतिम वेग कितना है 0, और लो करा कितनी दूरी तय करेगी। जरा ध्यान दे स्टूडेंट, हमें एस निकालना है, वी मालूम है, ए मालूम है, यू मालूम है। कोई ऐसा समीकरण है जिसमें टी नहीं हो, जो हमें टी नहीं ज्ञात, कौन नहीं ज्ञात, टी नहीं ज्ञात, तो हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, गति का थर्ड समीकरण लगाएंगे। कौन लगाएंगे, गति का थर्ड समीकरण से। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दें गति का थर्ड समीकरण क्या होता है, आपने पढ़ा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। तो v का जो मान है वो कितना है 0 है, जो रुक जाती गाड़ी अंत में क्या हो जाती है रुक जाती है, और u का जो मान हो वो कितना है 25, कितना है 25 का उसके प्लस 2a का जो मान है माइनस का जो गाड़ी रुक रही है, और s, तो 25 का उसके 125 जो इधर को लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये इसकी मल्टीप्लाई में करोगे 1.0 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 625 1 अपॉन में पहुंचा दो तो भी कितना आ जाएगा 625 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है जरा उसको समझेंगे, उससे पहले से साफ कर लें। अब गति के समीकरण आपको याद हो गए होंगे, जरा याद बताना, v इक्वल टू द यू प्लस ए टी, और जो होता है s इक्वल टू द यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो होता है v स्क्वायर प्लस के 2s होता है। क्लियर, आपने दिमाग में सेव कर रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम जो बात करते हैं वो कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जरा समझिए पेज नंबर 121। उसमें कहा गया है कि एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड, आनत तल पर, यानी ट्रॉली हमारे पास कोई स्टार्टिंग में इसका जो वेग है वो कैसा है 0 है, यहाँ जो स्टार्टिंग में वेग कैसा है 0 है। क्लियर, उसके बाद कहा गया है कि कोई गाड़ी 2 मीटर पर सेकंड त्वरण से फिसल रही है, यानी त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फिसल रही है, और वो पूछना चाह रहा है कि उसका वेग कितना है पहले गाड़ी विरामावस्था में आने के पहले, कितनी 3 सेकंड के बाद, टाइम कितना बता रहा है 3 सेकंड, तो v बराबर क्या। क्लियर, t बराबर 3 सेकंड, v बराबर क्या। तो गति का फर्स्ट समीकरण लगाइए, क्या लगाइए गति का फर्स्ट समीकरण। गति के फर्स्ट समीकरण से चौके हमारे पास v बराबर क्या दे रखा है, सभी मान ज्ञात हैं, हमें क्या ज्ञात करना, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। जरा मान धरेंगे इसमें, तो v का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है, u का मान 0 है और a का मान कितना है 2 है, और t का मान 3 है। तो सॉल्व करने पर ये 3 दूनी 6 मीटर पर सेकंड, उसका जो वेग हो जाएगा वो 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, 4 स्वयं करके देखोगे आप, मैं बता देता हूँ क्या है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, एक ट्रॉली एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, यानी त्वरण कितना है, यहाँ जो त्वरण है वो कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर उसके बाद कहा गया है कि टाइम कितना लेता है 10 सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड। फिर उसके बाद कहा गया है बच्चा वह कितनी दूरी तय करेगा, 4 मीटर पर सेकंड इसके है तो वो कितनी दूरी तय करेगा। कुछ क्वेश्चन आप पढ़ना, इसमें कहा गया है कि स्टार्टिंग वेग क्या है 0 है, और s पूछी गई है, क्या पूछी गई है s। तो आप गति का वो समीकरण लगाओ जिसमें v नहीं होती, क्या नहीं होती v नहीं होती, जो कि हमें v नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम v। तो गति का कौन समीकरण लगाओ, गति के सेकंड समीकरण से। सेकंड समीकरण क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/80 स्क्वायर। आप इन सब की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, अगर इसका आंसर 200 मीटर आ जाए तो आप समझ पाए ना आपने सही किया, सीख गए आप निकाल ले। क्लियर, अब स्टूडेंट बातें करते हैं जरा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की, जरा समझें नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है उसको समझेंगे।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा गया है कि हमारे पास किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। क्लियर। स्टार्टिंग वेग कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 121, कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग वेग है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड, और वस्तु ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो वस्तु का जो तोड़ है, वस्तु का जो तोड़ है वो कितना बता रहा है 10 मीटर पर सेकंड। ऊपर की तरफ किसका होता है, मैंने लिखवाया ना, जी किसकी होती है, माइनस की, चाहे जी से लिखो चाहे ए से लिखो, ठीक है। तो ये माइनस के 10 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर ऋणात्मक तोड़ होता है। तोड़ कैसा होता है, ऋणात्मक। क्लियर। उसके बाद कहा गया है कि तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, यानी पत्थर के द्वारा चली गई दूरी या ऊंचाई पूछ रहा है ना, कि हमने कोई पत्थर नीचे से फेंका ऊपर की तरफ, ऊपर कहाँ जाके लौट के आएगा, वहां जाके लौटेगा जहां अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। हमने जो कहा है क्वेश्चन में, जो कहा गया कि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है ऊपर की तरफ, और वो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती है, घटती है, कम होती जाती है, और अंत में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब भी तो लौटना स्टार्ट करेगा, तो वो पूछ रहा है कि एस क्या है, इसका मतलब अंतिम वेग क्या है, 0। क्लियर। जरा समझेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, उसे क्या टाइम क्या लगेगा, जरा समझेंगे। तो स्टूडेंट वी हमें ज्ञात है, एस हमें निकालनी है, तो कौन सा समीकरण लगाएंगे जिसमें हमें वी एस मालूम हो, जिसमें हमें एस ज्ञात करनी हो, समीकरण लगाएंगे। क्लियर। तो गति के कौन समीकरण लगाएंगे, सबसे पहले थर्ड समीकरण, गति के थर्ड समीकरण। थर्ड समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस के 2s। v का मान कितना है, 0 है, u का मान कितना है, 5 है, 2a, v का मान जो है वो 0 है, u का मान जो है वो 5 है, 2a का मान है माइनस के 10, s हमें ज्ञात करनी है। 25 20 इधर ले जाएंगे, 25/220 के लिए कैंसिल करोगे, आप इसे सॉल्व करना, s का जो मान आएगा वो 1.25 के आसपास आएगा।